नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। क्या देश के बंटवारे की स्क्रिप्ट वंदे मातरम को तोड़कर लिखी गई? ये बताऊंगा आपको मैं और दिखाऊंगा कि यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों में कैसे भागम भाग मची हुई है। इसके अलावा बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया जंग की और बताएंगे कि लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। शिमला की संजौली मस्जिद के विवाद में नया मोड़ आ गया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया है कि मस्जिद अवैध नहीं है बल्कि 1915 से ही मौजूद है। संस्था ने 1915 का राजस्व रिकॉर्ड भी पेश किया है। यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय नियमों के तहत मस्जिद को मॉडिफाई करने को तैयार है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें फिर गर्मा उठी है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत के नाम से पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि अब पार्टी की कमान संभालें निशांत। नीतीश सेवक मांगे निशांत। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में निशांत के राजनीति में आने के संकेत दिए थे। ये पोस्टर इस लिहाज से भी खास है क्योंकि हाल ही में जेडीयू ने बिहार में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। तो भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये वो गीत है जिसने हर भारतीय के दिल में क्रांति की ज्वाला भड़काई, पूरे देश को एकजुट किया, अंग्रेजों को थर्रा कर रख दिया। लेकिन आजादी के 11 साल पहले ही इस क्रांतिकारी गीत के टुकड़े कर दिए गए। पीएम मोदी ने आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए जबकि उन्हें वंदे मातरम के विरोध की निंदा करनी चाहिए थी। जिन्ना के बेबुनियाद आरोपों पर करारा जवाब देना चाहिए था और इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के सामने भी झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां आज भी वैसी की वैसी ही है और आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया। एमएमसी यानी मुस्लिम माओवादी कांग्रेस। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पंडित नेहरू ने जानते समझते देश में तुष्टीकरण की बुनियाद रख दी थी? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि वंदे मातरम का बंटवारा करने से या उसका विभाजन करने से देश के विभाजन का भी रास्ता खुल जाएगा? आखिर क्यों आरोप लगते हैं कि वंदे मातरम गीत के साथ विश्वासघात किया गया? इसकी चौंकाने वाली कई परतें आज आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले आपको पीएम मोदी का पूरा बयान सुनवाता हूं। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। तो पीएम मोदी के इस बयान में साल 1937 का संदर्भ है जब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा किया जा रहा था। 15 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वंदे मातरम दुर्गा पूजा का गीत है और मुसलमान इसे नहीं गा सकते। वंदे मातरम के खिलाफ जिन्ना की बयानबाजी का हवाला देते हुए नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने जवाब में कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय नारा है और रहेगा, हम किसी दबाव में इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर 1937 को नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम की समीक्षा का फैसला ले लिया और अप्रैल 1938 में वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला सुनाया कि वंदे मातरम के शुरू के ही 2 छंद गाए जाएंगे और बाकी के छंद हटा दिए जाएंगे। 26 अक्टूबर 1937 को जब जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि वंदे मातरम की समीक्षा की जाएगी, तभी पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद इसका विरोध कर रहे थे।
वंदे मातरम के समर्थन में प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। सवाल यह है कि नेहरू ने विरोध प्रदर्शन को दरकिनार कर क्यों आखिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने के लिए जिन्ना के साथ खड़े हो गए। इन सवालों के पीछे सत्ता प्रेम की वो राजनीति छिपी हुई है जिसने पंडित नेहरू को तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ मोड़ दिया था और जिसके दबाव में वो वंदे मातरम के बंटवारे को सामाजिक सद्भाव का काम बताने लगे। और इसका पूरा एपिसोड क्या है वो भी मैं आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले सुनिए कि वंदे मातरम के बंटवारे के दाग से पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने आज क्या सफाई दी। सदन में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का बयान आपको सुनाते हैं पहले। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया। 1950 में 24 जनवरी को जब संविधान की जो बैठक हुई थी उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। तो कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई 1950 का किस्सा गिना रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नेहरू जी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देकर साबित किया कि वो मुस्लिम लीग के सामने नहीं झुके। गौरव ने यह बयान देकर कांग्रेस की मुश्किल थोड़ी और बढ़ा दी, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य कांग्रेस के समर्थन में यहां भी नहीं। हकीकत यह है कि आजादी के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग उठ रही थी। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और भी बड़े बड़े नेता कांग्रेस के सब यही चाहते थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए। वो कहते थे वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पुराना, सबसे क्रांतिकारी और देश के लिए बलिदान से जुड़ा हुआ गीत है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे कांग्रेस के कुछ नेता आजादी के बाद भी मुस्लिम लीग वाला तर्क दे रहे थे कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है। इसके जवाब में उन्हें कहा गया कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान और ऐसे हजारों क्रांतिकारी जो अलग अलग धर्मों से थे वंदे मातरम गीत गाते थे। उनका नारा था और एक गीत उनकी प्रेरणा का स्रोत था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, तब भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया और वंदे मातरम के बटे हुए हिस्से को या छोटे किए हुए हिस्से को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। कांग्रेस आज अपने बचाव में कहती है कि पंडित नेहरू ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा दिलाया, जबकि हकीकत यह है कि यह फॉर्मूला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निकाला था। यह नेहरू का फॉर्मूला नहीं था। एक किताब है संविधान सभा की बहसें, उसके खंड 12 के पेज नंबर 994 और 995 पर इसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। इसमें राजेंद्र प्रसाद का बयान भी दर्ज है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को समान दर्जा देने से संविधान सभा के सदस्य संतुष्ट हों, क्योंकि संविधान सभा में इस बात को लेकर बहुत लगातार मांग उठ रही थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा मिलना चाहिए। और जब नेहरू और मौलाना आजाद जैसे नेताओं के विरोध की वजह से इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, तो यह फॉर्मूला राजेंद्र प्रसाद ने सुझाया कि इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बराबर रखा जाए। ये तो 1950 की बात। लेकिन आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से गैर मौजूद थे और उनकी गैर मौजूदगी भी कांग्रेस के खिलाफ उस नैरेटिव में जो एक तरीके से को मजबूत करती है, जिसका मैसेज यही है कि गांधी परिवार आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम से दूरी बना रहा है। सुनिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है।
जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। तो वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताना जिन्ना की राजनीति का ट्रंप कार्ड था। इतिहास बताता है कि नेहरू ने इसे एक तरीके से खुलकर हवा दी, लेकिन क्यों दी यह भी जानना दिलचस्प है और उसकी कड़ियां आगे मैं खोलूंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आजादी के आंदोलन के दौरान मुस्लिम तबके में इस तरह की कोई भावना नहीं थी कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी गीत है। और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं आपको। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान है, जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपने परिवार को जो आखिरी चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा कि आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होंगे। 19 दिसंबर 1927 को जब उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई तो गले में फांसी का फंदा डलते ही उन्होंने जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया और इसके बाद अल्लाहू अकबर कहा। फैजाबाद के तब के जेलर की रिपोर्ट में घटना बाकायदा दर्ज है। इसी तरीके से देवबंद के मौलाना महमूद हसन तो अपने क्रांतिकारी साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखते थे और उन्हें कहते थे कि हरदम वंदे मातरम का नारा लगाते रहो। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जी ने कहा जाता है, उनकी खुदाई खिदमतगार सभाओं में तो वंदे मातरम बाकायदा गाया जाता था, यह रिवाज था। उसके सबसे पहले ये वंदे मातरम का गीत होता था, उसके बाद ही सभा की शुरुआत होती थी। शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर के खिलाफत आंदोलन की सभाओं में भी पहले वंदे मातरम और फिर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी भी वंदे मातरम कहा करते थे। आजादी के दीवाने मुस्लिम क्रांतिकारियों की ऐसी लंबी फहरिस्त है जिनके होठों पर वंदे मातरम का तराना हर वक्त रहता था। 1937 से और 38 में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जब वंदे मातरम का विरोध शुरू किया, तब भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, रफी अहमद किदवई ऐसे तमाम क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के इस विरोध को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि वंदे मातरम का विरोध देश को बंटवारे की तरफ ले जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1927 से 1940 तक जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हो, कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने हर बार वंदे मातरम जरूर गवाया। और ऐतिहासिक आंकड़ों में अगर देखें तो वंदे मातरम के विरोध में जिन्ना के साथ सिर्फ 15% नेता थे, वो मुस्लिम नेता सिर्फ 15% थे। बाकी के 80-85% मुस्लिम नेता वंदे मातरम के पक्ष में थे। 5% मुस्लिम नेता ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी थे जिन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन आज वंदे मातरम की 150वीं सदी का जो खास मौका है, आजादी में इसके योगदान के प्रति सम्मान जताने का एक मौका है, तो आज भी संसद में कहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है कि वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 8 घंटे क्यों दिया जाना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है। जरा सुनिए AIUDF के सांसद रफीकुल इस्लाम क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया, कितने जरूरी इश्यूज हैं जिसपे पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, उन इश्यूज पे डिस्कशन नहीं हो पाती। कई दफा विरोधी अपोजिशन जो है इम्पोर्टेंट नोटिस भी देते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जाता है, उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होती। और 8 घंटा वंदे मातरम पे डिस्कशन के लिए रखा गया है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसकी क्या जरूरत थी कि 8 घंटा इस पे डिस्कशन। भाई जो लोग ये वंदे मातरम जो लोग गाते हैं शौक से गाते हैं, कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन कोई अगर इसको नहीं गाते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंपेल भी नहीं करते कि जबरदस्ती तुमको इसको गाना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग गाते हैं वो शौक से गाते हैं, अच्छी बात है, गाए वो। जो नहीं गाते उसको कंपेल भी नहीं किया जाता है। तो उसको लेके 8 घंटा पार्लियामेंट में डिस्कशन होना, मुझे नहीं समझ में आता कि इनके पास कितना टाइम है।
तो रफीकुल इस्लाम असम से आते हैं, जहां धर्मांतरण से लेकर घुसपैठ तक बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। वहां बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या घुसपैठियों तक सब पर हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार लगातार एक्शन ले रही है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां उनके बचाव की कोशिश में जुटी रहती। अब बारी है वंदे मातरम के विरोध के पीछे की सियासत का कच्चा चिट्ठा खोलने की। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25वीं बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें वंदे मातरम को एंटी इस्लामिक बल्कि मुसलमानों के लिए अपमानजनक बताया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने स्कूलों में और विधानसभाओं में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसे धार्मिक आधार पर इसका विरोध किया और यह कहा कि इस गीत में दुर्गा पूजा जैसे तत्व हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं। और इसी के बाद कांग्रेस को अपने वोट बैंक के खिसकने का डर सताने लगा और तब कांग्रेस को देश के 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जहां जिन्होंने जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 711 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल 5 प्रांतों में 106 सीटें उस बार जीती थी, जबकि बाकी पार्टियों के हिस्से में 350 सीटें गई थी। कांग्रेस तब भी मुस्लिम वोटर्स को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती थी और इसीलिए जिन्ना के इस बयान के बाद उसने वंदे मातरम की समीक्षा का फैसला ले लिया। नेहरू को चिंता सता रही थी कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक कहीं मुस्लिम लीग के साथ न खिसक जाए, उसके साथ न चला जाए। तब वंदे मातरम के समर्थन में कितनी बड़ी आबादी थी, एक बार जरा इस पर गौर करिए। और इसके लिए आपको 1931 की जनसंख्या रिपोर्ट देखिए, जो ये कहती है कि भारत में तब हिंदू 68.2% थे, मुसलमान 22.6, सिख 1.3, ईसाई 1.7 और बाकी के धर्म और पंथ को मानने वाले करीब 6.2%। अगर उस लिहाज से देखें तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने देश की सबसे बड़ी आबादी की भावना पर ध्यान देने की जगह तुष्टीकरण पर जोर दिया और मुसलमानों के एक छोटे से तबके, यह भी नहीं कि सारे मुसलमान कह रहे थे, मुसलमानों का एक छोटा सा तबका जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा था, उसको ज्यादा तवज्जो दी उसके बजाय या उसके ऊपर जो कि असल में मुसलमानों का भी उस तबके के ऊपर जो कि असल में वंदे मातरम के समर्थन में थे और वो नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम का इस तरीके से विरोध किया जाए। और आज जब वही मुद्दा फिर से गरमा रहा है तो नेहरू के बचाव में भी कांग्रेस कैसे सारा ठीकरा कांग्रेस के तब के बड़े नेताओं पर फोड़ रही है, इसके लिए आपको प्रियंका गांधी का एक बयान सुनना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। तो प्रियंका गांधी दावा कर रही हैं कि वंदे मातरम के छंदों को हटाने का फैसला अकेले नेहरू का नहीं था। प्रियंका ये कह रही हैं कि इसमें सारे बड़े नेताओं की सहमति थी, लेकिन प्रियंका गांधी ये बात नहीं बता रही कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को ऐसा करने से मना किया था। कांग्रेस अपने बचाव में रविंद्रनाथ टैगोर की आड़ ले रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेहरू के बचाव में कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें वंदे मातरम के 2 हिस्से करने की सलाह दी थी और यहां कांग्रेस को गांधी जी का ख्याल क्यों नहीं आया जो वंदे मातरम के पक्ष में थे। हालांकि प्रियंका गांधी गांधी जी का भी नाम ले रही हैं कि वो भी वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने के पक्ष में थे, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता। आज संसद में सवाल उठा है तो यह भी तय है कि कांग्रेस को इस विवाद से पल्ला झाड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा।
देश की जनता के सामने वो सच आ चुका है जिसे आज तक दबा कर रखा गया। तो क्लियर कट में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी में ऐसा क्या हो गया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेटने लगे। तो अगर आपको घर के काम के लिए मेड की तलाश है या फिर किसी को नौकरी पर रखना चाहते हैं तो पूरी पड़ताल और जानकारी के बाद ही ऐसा करिएगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये अपील यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नागरिकों से की है और इसलिए की है क्योंकि यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। खासकर लखनऊ से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए योगी सरकार ने टॉप गियर लगा दिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर यूपी वासियों के लिए एक चिट्ठी लिखी है और जिसका टाइटल है योगी की पाती। और इस खत में सीएम योगी ने यूपी के लोगों को क्या संदेश भेजा है, पहले जरा ये देख लीजिए। तो सीएम योगी ने लिखा है कि यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई। देश के संसाधनों पर नागरिकों का हक है, संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार बिल्कुल नहीं। आगे लिखते हैं कि कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। और योगी लिखते हैं कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई अब बहुत जरूरी है और घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। लिखा कि घरेलू या कारोबारी कामों में किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखते समय उसकी पूरी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री की तरफ से आई इस वार्निंग को इसलिए भी सीरियसली देखना होगा क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में ही संदिग्ध घुसपैठियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लखनऊ नगर निगम में इन दिनों बड़ी पड़ताल चल रही है जिसमें निगम के सफाई कर्मियों के कागज जांचे जा रहे हैं। और इसी मुहिम के बीच जानकारी निकलकर सामने आई कि जिन सफाई कर्मियों के कागज मांगे गए थे उनमें से करीब 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर भाग गए। अब उनके संदिग्ध घुसपैठिए होने का दावा किया जा रहा है। यह हालत तब है जब लखनऊ नगर निगम के लिए काम करने वाले 11,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 3200 कर्मचारियों से ही कागज मांगे गए और उसी में से 160 सफाई कर्मी अपना डॉक्यूमेंट दिखाने की बजाय गायब हो जाना, फरार हो जाना ज्यादा उचित समझा। दावा किया जा रहा है कि अभी बाकी 8,000 कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी बाकी है और उनकी रिपोर्ट आएगी तो गायब होने वाले, फरार होने वाले सफाई कर्मियों की संख्या और बढ़ सकती है। शक यह जाहिर किया जा रहा है कि जो सफाई कर्मी अपना कागज दिखाने की बजाय गायब हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अवैध घुसपैठिए या रोहिंग्या हों। यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान का अभियान चल रहा है। सभी नगर निगमों में नगर निगम के अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जहां जहां बस्तियां हैं, अवैध बस्तियां हैं, वहां रह रहे लोगों से पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उनके नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। खासतौर पर जो असम के रहने वाले लोग हैं उनकी जांच व्यापक तौर पर चल रही है। लेकिन लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की भी जांच की है और जांच करने के बाद जो आंकड़ा आया है वो बेहद चौंका देने वाला है। लगभग 3200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जांच की गई है। उसमें से 160 कर्मचारी जांच के बाद वापस काम पर नहीं लौटे। मतलब 160 कर्मचारियों का आंकड़ा ऐसा है जो बाहर के रहने वाले थे, जो घुसपैठिए हो सकते हैं, ऐसी संभावना नगर निगम जता रहा है। तो सीएम योगी के इस अभियान को लेकर एक ठीक ठाक सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि लखनऊ नगर निगम के भीतर यह जांच अभियान सिर्फ बंगाल और असम के लोगों को परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। लेकिन इस चौंकाने वाली खबर और फिर सीएम योगी के अभियान के बाद राजधानी लखनऊ में लोग अलर्ट हो गए। खास तौर से जो सोसाइटीज हैं, जो रेजिडेंट सोसाइटी हैं, उनके जो लोग हैं वहां कैसे वो इसकी पड़ताल कर रहे हैं और कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके बीच कोई घुसपैठिया काम नहीं कर रहा हो। जहां करीब 250 सफाई कर्मियों का रोज आना जाना होता है, उस सोसाइटी के लोग इस मुहिम में कैसे शामिल हो गए हैं, जरा देखिए। सोसाइटी में बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत होगी, गार्ड भी बहुत होंगे, हाउसमेट भी बहुत होंगी।
वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसको कैसे जांचते हैं, कैसे परखते हैं आप? हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया है। हाँ। उसके लिए हम लोग जो भी सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप्स है, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में हम लोग नो ब्रोकरहुड यूज करते हैं। हाँ। और वो यूज करके हम लोग जितने भी हमारे हाउस हेल्प्स हैं, इंक्लूडिंग हाउस हेल्प्स, हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ, हॉर्टिकल्चर गार्ड्स, सबका हमने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हम सबके आधार आईडी लेते हैं, उनसे हम फोटोज लेते हैं। तो यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन सरकार के लेवल पर तो चल ही रहा है, लेकिन यहां नागरिकों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसे लेकर भी जागरूकता साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ और आपको ये बताते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़े घमासान की जो बात है, वो जो दोनों देश आपस में फिर से लड़ पड़े हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया में जो झगड़ा चल रहा है उसमें F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कसिनो पर एयर स्ट्राइक की गई है और आरोप लगाया गया है कि कसिनो असल में कंबोडिया के सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां हथियार और ड्रोन रखे जा रहे थे और इसी वजह से हवाई हमला करना पड़ा है। और दोनों देशों के बीच चल रही गोलीबारी में अब तक एक थाईलैंड का एक व्यक्ति, एक सैनिक भी मारा गया है और 8 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप जड़ रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। थाईलैंड की फौज तो कंबोडिया के अंदर घुसकर हमला कर रही है और जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी से जुड़ी हुई है। अमूमन जैसे हर युद्ध में होता है, यहां भी बारूद के बीच आम आदमी की जान आफत में है। दोनों देशों के बॉर्डर पर रहने वाले लोग घर बार छोड़कर कूच कर चुके हैं। कार में, बाइक में, रिक्शे में, जैसे भी जिसको जो जैसा मौका मिला, जैसी उपलब्धता हुई, सामान लाद कर महफूज ठिकानों की ओर भागे जा रहे हैं। थाईलैंड का कहना है कि उसने तो सीमा पर रहने वाले 70% आबादी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है, यानी एक तरफ से कह दिया है कि इस बार आर या पार होकर रहेगा। वैसे थाईलैंड और कंबोडिया पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। इसी साल जुलाई में भी दोनों देशों में भयंकर जंग हुई थी। 5 दिन तक दोनों देश एक दूसरे के सिर पर बारूद बरसाते रहे। जुलाई में हुए युद्ध में दोनों देशों के 48 सैनिक और आम लोग मारे गए थे। 3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। अब एक जरा दिलचस्प बात जानिए इसमें। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग का एक ट्रंप कनेक्शन भी है। आप कहेंगे कि वो कैसे है? तो वैसे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिन 8 युद्धों को रुकवाने का दावा करते हैं, उनमें से थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध भी है। असल में भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर दावा करने वाले ट्रंप यहां भी 30 मार खां बन रहे थे। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर करवाने का दावा किया था, लेकिन बमुश्किल 1.5 महीना ही गुजरा था जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सीज फायर के समझौते पर दस्तखत हुए थे और इसमें ट्रंप और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भी मौजूद थे। तो 26 अक्टूबर को हुआ यह समझौता 44 दिन भी नहीं टिक पाया और इसीलिए लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ये लंबी खींचेगी और जो ट्रंप का दावा था एक बार फिर से देखा जाए तो फर्जी साबित हुआ है। और ट्रंप चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप के चलाने से दुनिया नहीं चल रही।